Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science and we were on the chapter 1, power sharing. We have already completed the chapter. Today we are going to do questions and answers. So without wasting any further time, let's get into the question answers. The first question is, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. As I have already told you, इस चैप्टर को हमने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है और हमारे को अच्छी तरह पता है कि कैसे अलग अलग फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के. हमने देखा था पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या था. पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था जहां पर हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. कैसे किया था ये हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी उस लॉ को एग्जामिन भी करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं और उसके हिसाब से इंसाफ दिलाता है. मतलब किसी भी एक को हमने एब्सोल्यूट पावर नहीं दे रखी है. हमने एक चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना रखा है जहां लेजिस्लेचर के ऊपर हमेशा मतलब एक एग्जामिन करने का जो है वो हक किसको दे रखा है, जुडिशरी को, कि ताकि लेजिस्लेचर अपने मन से कानून ना बनाए, एग्जीक्यूटिव अपने मन से एग्जीक्यूट ना करे. एग्जीक्यूटिव वही कर सकता है जो लेजिस्लेचर उसको कानून बना के दे. इसके अलावा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ेगा, वो काम करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो नहीं करेंगे तो उसके लिए जुडिशरी बैठी है. जुडिशरी में जजेस अपनी मनमानी ना करें, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें. इसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है जो कि लेजिस्लेचर देखता है. हमने ये भी देखा था दूसरे लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में कि कैसे अलग अलग लेवल्स हैं पावर शेयरिंग के. कुछ सेंटर के पास सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास सब्जेक्ट हैं, कुछ लोकल सब्जेक्ट्स हैं. इन तीनों को अलग अलग लेवल मतलब सब्जेक्ट्स दे रखे हैं. ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लोग कानून बना सकते हैं. इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग होगा. पावर शेयरिंग का बेसिक मकसद है ओवरऑल देश का विकास. हमने तीसरा वाला भी पावर शेयरिंग का फॉर्म देखा था जिसमें हमने ये देखा था कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर पावर शेयरिंग. कुल मिला के अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं एक देश के अंदर. हम उन सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करते हैं कि ताकि कोई भी सोशल ग्रुप एलियनेटेड फील ना करे और क्या बोलते हैं वो बाद में जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट करे पूरे देश के लिए. तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कम्युनिटी के साथ पावर शेयर की जाती है. इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हमने देखा था जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी. हमने तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था हमने कहां पर, बेल्जियम के अंदर. चौथा जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था वो किसके बीच में था, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में था और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में था. हमने देखा था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी पावर शेयर की जाती है, विच हेल्प्स अस टू बिकम अ मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट डेमोक्रेसी. क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप्स और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जो इफेक्टिव कंपटीशन है उसको इंश्योर करती है और देश के विकास में हेल्प करती है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. और इसके आंसर को जब आप देखोगे, जो भी आपके टीचर पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे या फिर एनसीईआरटी की साइट पे जाके या सीबीएसई की साइट पे जाके जब आप इन आंसर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा जो हमने यहां पर आंसर डिस्कस किया है वही आंसर वहां पर आप देखेंगे. दूसरा है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट. तो इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से हमारे को बताना है प्रूडेंशियल और एक मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. आप खुद सोचो कि इंडिया क्या है. इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है. और हमने पहले प्रूडेंशियल रीजन में क्या देखा था, हमने प्रूडेंशियल रीजन में देखा था कि अगर पावर शेयरिंग की जाती है उस केस में क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है कि रिफ्ट होने वाला है सोशल ग्रुप्स के बीच में, वो नहीं होगा. और दूसरी बात क्या है, एक तो इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और दूसरा क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है. और आपको पता है डेमोक्रेसी में जहां पर आप लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं उसका एक लेजिटिमेट एक मोरल रीजन बन जाता है कि आप लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट कराएं. अगर आप उनके लिए डिसीजंस ले रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑल्सो टेक देयर views into consideration. Let's go for the third question. After reading this chapter, 3 students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. So basically यहाँ पर 4 लोग, ये 3 लोग हैं. इन 3 लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है. इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि why power sharing is important. उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है. हमें ये देखना है कि किसका आर्ग्यूमेंट सही है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है 50 वर्ड्स के अंदर. दिस इज द क्वेश्चन. सो थॉमैन क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन. तो भाई थॉमैन का क्या कहना है, उनका कहना है कि पावर शेयरिंग सिर्फ उन सोसाइटीज में इंपॉर्टेंट है जहां पर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिवीजन है. क्या ऐसा है? पहला हो गया ये.
मठाई ने क्या बोला, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिफरेंसेस। तो ये थॉमन ने क्या बोला है, मठाई क्या बोल रहे हैं, मठाई बोल रहे हैं कि भाई पावर शेयरिंग उन्हीं जगहों पर डिफरेंस मतलब इंपॉर्टेंट है जहां पे रीजनल डिफरेंसेस हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड रीजन वाइज। सो रिलीजियस मतलब हो गया जो धर्म के बेसिस पे हो गया, और रीजन वाइज मतलब क्या हो गया, जो कि एरिया के बेसिस पे हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थॉमन और मठाई जो हैं वो बेसिकली ये बता रहे हैं जो सोशल मतलब डिविजन जहां पर हो, जहां रीजनल डिविजन्स हो, वहीं पर ये जरूरी है। ओसेफ क्या कहते हैं, ओसेफ कहते हैं एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। जाहिर सी बात है कि ओसेफ का जो आर्ग्यूमेंट है वो सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, आप अपने फ्रेंड्स का सर्कल ही देख लो या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कोई एक ही इंडिविजुअल बार बार आपके बेसिस के ऊपर आपके लिए डिसीजन लेगा, कभी ना कभी आपको वो चीज खटकने लगेंगी, आपको ठीक नहीं लगेगा। चाहे एक फैमिली की बात ले लो, एक फैमिली में ही head of the family of course takes decision, but if he does not take your view into consideration, at some point of time you will also start feeling that my views are not important, and how can one person take decision on my behalf or for me for that matter. So you will start revolting, or you will revolt someday, and if you want that day should not come, if you want that day should not come when the differences between us or between the family or between a group of people should increase, and if you want activities or things to just go smoothly, then you have to share the power. And that is exactly what OSEF says. OSEF says even if it is not a multicultural society, even if it is not a country, then also you have to share power. Even if it is a group of people, you have to share power for things to run smoothly. So this is the best. Next question is, read the following passage and pick out one of the prudential reasons for power sharing offered in this. So basically this is a paragraph wherein the power sharing has been discussed, and there are number of reasons given for power sharing. So we need to identify which are the prudential reasons. मतलब prudential reason का मतलब क्या हो गया, जहां जो समझदारी की बात है, पावर शेयरिंग करनी चाहिए, समझदारी की इसमें क्या कारण है, इसके क्या रीजंस हैं, वो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं क्या है। We need to give more power to the panchayats to realize the dream of महात्मा गांधी. So आपको पता है महात्मा गांधी का ड्रीम ये था कि हमें ज्यादा पावर देनी है पंचायत को, लोकल गवर्नेंस को। And the hopes of the makers of our constitution. पंचायती राज establishes true democracy. भाई अभी तक तो पावर शेयरिंग का हमारे को कोई भी प्रूडेंशियल रीजन नहीं मिला है। Just because गांधी जी चाहते थे, just because constitution makers चाहते थे, this is not a prudential reason why should we share power. अभी तक तो नहीं आया। It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of the people. Again, it's a ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या है, ये लाइन एक मॉरल लाइन है, एक मॉरल रीजन है ऑफ पावर शेयरिंग। अभी तक प्रूडेंशियल रीजन नहीं आया। Giving power to panchayat is also a way to reduce corruption. Now ये आ गया हमारा पहला रीजन, ये प्रूडेंशियल रीजन, क्योंकि करप्शन को ये रिड्यूस कर रहा है पावर शेयरिंग करने से। एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अगेन ये भी दूसरा हमारा पॉइंट आ गया, हमारा प्रूडेंशियल रीजन। व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दीज स्कीम्स। नहीं, इट्स नॉट अ प्रूडेंशियल रीजन। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडिलमैन। अगेन ये जो करप्ट मिडिलमैन को हटाने वाली बात होगा, ये हमारा तीसरा प्रूडेंशियल रीजन बन गया। 10 पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। सो ये तीन हमारे प्रूडेंशियल रीजन बन गए व्हाई वी शुड हैव अ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। Okay, next question is, different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using codes given below power sharing. So basically what is given in this question is, there are a number of options, there are a number of arguments that are there in favor of power sharing. So we need to identify which are the right things, which are the points which are in favor of power sharing, and we have to eliminate which are not. Okay, so options
अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देयर इज अ वे ऑफ चूजिंग इन MCQs। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन गलत है तो आप उस ऑप्शन से बाकी ऑप्शंस को हटा सकते हैं। कैसे? लुक एट, सिंस आई हैव रेड द क्वेश्चन सो आई नो। लेट्स गो फ्रॉम G। सो G सेज कि पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री। ऐसा है क्या? मतलब पावर शेयर करोगे तो यूनिटी घटा दोगे? इनफैक्ट यूनिटी तो बढ़ेगी ना उससे। तो यानी G ऑप्शन इज 100% इनकरेक्ट। सो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ABCD में G ऑप्शन का है, इसमें भी G है और इसमें भी G है, तो 100% C ऑप्शन हो नहीं सकता, D ऑप्शन हो नहीं सकता। ओके, अब ये देखते हैं, F देखते हैं, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ये बात तो बिल्कुल सही भाई, F तो बिल्कुल सही है। अब हमारे को देखना है A और B में F है कहां पर। अच्छा, दोनों जगह पर है, यानी अभी तक हमारे पास दोनों ऑप्शन तैयार है। E देखते हैं, E में क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस इंस्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस। भाई पावर शेयरिंग से कभी इंस्टेबिलिटी बढ़ती है क्या, और क्या डिवीजन बढ़ता है? इनफैक्ट इसके तो काउंटर होता है, इसके तो अपोजिट होता है, यानी 100% E भी गलत है। तो कहां है E? इसमें E है, तो B भी आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बन जाता है A। बाकी के ऑप्शंस आप खुद पढ़िएगा, आपको पता चलेगा A इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू द सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये बता रहे हैं, ये पावर शेयरिंग के ऑप्शंस कुछ उन्होंने एक्सरसाइज किए थे बेल्जियम और श्रीलंका ने, हम ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हमारे को फटाफट मिल जाएगा। कैसे? In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the minority French-speaking community। क्या ऐसा था क्या? इनफैक्ट इसके अपोजिट था, डच स्पीकिंग majority पे थे, बिल्कुल सही है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट सिचुएशन जो पावर शेयरिंग की थी उल्टी थी, फ्रेंच के पास ज्यादा पावर थी और डच के पास कम थी। तो हमने देखा कि A हमारा 100% गलत आंसर है। तो A किसमें है? A इसमें है, A इसमें है, यानी A तो ऑप्शन हो नहीं सकता, B ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हमारे को देखना है केवल C और D को चेक करना है। हमारे को पता है C और D दोनों में दे रखा है, C और D दोनों में दे रखा है, हम केवल B को चेक करते हैं। B क्या बोलता है? इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो डोमिनेंस जो है वो उनकी डोमिनेंस बनी थी और सरकार ने ये ऐसा इंश्योर किया था कि जो सिन्हाला बोलने वाली कम्युनिटी है उनकी डोमिनेंस बनी रहे हमारे देश के अंदर। ये बिल्कुल ठीक है, यानी B ठीक है, यानी हम देखेंगे B, C एंड D ठीक है। तो ये हमारा बन गया आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमारे को इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। अब आप देखते हैं, सबसे पहले पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें देखते हैं क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो ये हमारा आंसर बनता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। मैं आपको बताता हूं सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया पावर को अलग अलग कर दिया गया है। जुडिशरी को काम दिया गया है कि आप लॉ को एग्जामिन करेंगे, लेजिस्लेचर को काम दिया गया है आप लॉ को बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव को बोला गया है कि आप लॉ को इन्फोर्स करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे। कुल मिला के इन तीनों की पावर अलग अलग कर दी है। ऐसा नहीं बोला है कि लेजिस्लेचर को कि आप कानून को इंप्लीमेंट भी करेंगे और आप ही कानून को एग्जामिन भी करेंगे। मतलब पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है और सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम इंश्योर किया गया है, जहां तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस का सिस्टम इंश्योर करते हैं। तो एक हो गया ये वाला, 1 का बन गया B। दूसरा देखते हैं, पावर शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। आपको पता है कि जब पावर शेयर की जाती है अलग अलग लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। यानी सेकंड का हो गया आंसर D। ये ऐसे हो गया, फर्स्ट का B हो गया। फिर क्या बोला, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो आपको पता है जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के में पावर शेयर होती है तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी ग्रुप, है ना। और पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। कभी कभी क्या होता है जब इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करती उस हाउस में, उस तरीके से क्या होता है कि सरकार बनाने के लिए 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ में आते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने की बात करते हैं और फिर उसके बाद वो सरकार बनाते हैं।
इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ये कैसे होता है, लोकसभा में कैसे मेजॉरिटी आती है, कौन सरकार बनाता है, कौन अपोजिशन में बैठता है, ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज देयर वुड बी सेकेंड और थर्ड चैप्टर वेयर इन विल डिस्कस दिस लोकसभा एंड इलेक्शंस इन डिटेल। तब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। फिलहाल हमारे को ये पता चल गया कि फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी। जब मिलीजुली सरकार बनती है, दो पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। अब इसको हमारे को क्या देखना है, हमें बस ये देखना है। तो 1 का क्या था, बी था, तो 1 का बी किस में है, इसमें है, तो ये नहीं आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी और सी में हो सकता है क्योंकि 1 में बी दोनों है। दूसरे में क्या बोला है, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, तो इसको फेडरल बोलते हैं, यानी 2 का डी हो गया। 2 का डी किस में है, इसमें है, तो यानी ये हमारा हो गया। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि 2 का इसमें सी दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बन गया हमारा आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को आप चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। Last question is, consider the following two statements on power sharing and select the answer while using the codes given below. So basically there are two options given, we have to tick the right answer. Power sharing क्या करती है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक है भाई, पावर शेयरिंग अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल ये भी ठीक है, पॉसिबिलिटी ये डिक्रीज करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में रिफ्ट का, तो यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, नहीं भाई दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यस दिस बिकम्स आवर आंसर, so B is our answer. So with this we complete first chapter along with the question and answers. I hope you have enjoyed the session, you have enjoyed the session of question answer answers. If there is any doubt, put down them in the comment box and I'll answer. Thank you so much, keep studying.